ये मेरा सवाल नहीं, ये मेरी बेटी का एक वाक्य है, मैं बताना चाह रहा हूँ योगी जी को। मेरी बेटी सऊदीया गई थी मेरे साथ जियारत पे, तो वहाँ पे कुछ पाकिस्तानी थे, कुछ यूपी के बहुत से लोग थे, तो वो बोलने लगे अब तो यूपी सरकार में योगी आ गए हैं, तुम लोग का क्या हाल चल रहा है। तो मेरी बेटी ने जवाब दिया कि जो स्कूल के बाहर गुंडे होते थे वो नहीं खड़े होते हैं, और जो मेडिकल कॉलेज में या जो प्रशासन में लोग देखने जाते थे, आज वो ऐसा मुख्यमंत्री आया हमारा सीएम कि वो देखने जाता है उनको, उनका स्वास्थ्य का हाल देखता है और उनकी तारीफें करता है। और ये बेटी मेरी सिर्फ 6 साल की है। तो उस पाकिस्तानी ने मुझसे कहा, मेरी बेटी से कहा कि जिस दिन तुमको योगी जी या तुम्हारे फादर को या किसी मुस्लिम को गले लगाकर कह देंगे, उस दिन मैं मान लूंगा तुम्हारे योगी जी बहुत महान है। तो योगी जी को देखिए, मैं आपको प्रदेश सरकार आपको उस पाकिस्तानी को जवाब देना है। मैं कह रहा हूं ना, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने प्रदेश सरकार के इन कार्यों को देखा है, महसूस किया है, और आपकी पुत्री को भी मैंने इसी बात को कहा था। हम एक ऐसी कार्य संस्कृति को जन्म देना चाहते हैं जहां गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन, और वह कार्य संस्कृति सबके लिए है, किसी जाति के लिए नहीं, किसी मत और मजहब के लिए नहीं। और इसीलिए हमने कहा ना कि यह व्यवस्था हम प्रदेश के अंदर लागू करेंगे। हम किसी को अपंग नहीं बनाना चाहते, उसको स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। लेकिन यह भी आप उत्तर प्रदेश के लोगों से कह सकते हैं कि किसी मुस्लिम भाई को, किसी मुस्लिम बहन को डरने की, खौफ में रहने की जरूरत मैंने कहा ना, सबका साथ सबके विकास में सब आ जाता है। इसमें किसी को दूसरी चीज कहने की आवश्यकता ही नहीं। जब मैं कह रहा हूं कि यह सरकार पार्टी की नहीं, प्रदेश के 22 करोड़ लोगों की है, तो 22 करोड़ लोगों का विकास और 22 करोड़ लोगों की सुरक्षा की गारंटी हमारी है। हां, बशर्ते उस 22 करोड़ में कोई व्यक्ति अपने को कानून से ऊपर और संविधान से ऊपर न समझ रहा हो। उसने कहा महाराज जी बोल रहे हैं। मैंने कहा हां मैं बोल रहा हूं। कहा बस आपसे मुझे बात करनी थी, आप गोरखपुर आएंगे तो क्या आएंगे? मैंने कहा मेरा गोरखपुर का कार्यक्रम लगेगा तो मैं जरूर वहां आऊंगा, और मैं इसलिए वहां गया था। मैंने वहां उस परिवार के प्रति सम्मान व्यक्त किया, उस परिवार के उस शहीद के स्मारक को बनाने के लिए मैंने वहां कहा है, उनके नाम पे इंटर कॉलेज हम बनाने जा रहे हैं। लेकिन मीडिया की नजरें इंटर कॉलेज और स्मारक पे नहीं गया, उस परिवार को दी जाने वाली सहायता भी नहीं गया, लेकिन उस पंखे पर एसी पे चला गया। तो मुझे उससे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये चीजें हुई। लेकिन वो प्रशासन की गलती थी, क्योंकि प्रशासन को मैंने पहले से सख्त इस बात के लिए किया है कि देखो भाई, मैं कहीं जाऊंगा, मेरे लिए कोई विशेष व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं। मेरे कारण प्रयास हो कि पब्लिक को परेशानी ना हो, लेकिन मैं कहीं जा रहा हूं, मेरी मजबूरी बन जा रही है एक बिगड़ी हुई व्यवस्था में हॉस्पिटल को, मंडी को, किसी सड़क को, किसी तालाब को, किसी स्कूल को जाकर के निरीक्षण करना, देखना पड़ रहा है। एक सिस्टम को मीडिया की नजर तो आप पर इसलिए भी रहती है कि आपसे अपेक्षा ऐसी है, कोई और मुख्यमंत्री जाता एसी लगा देते, 1 या 4 लगा देते, गलत नहीं। मैंने कहा ना वो गलत था, और उसके लिए उनकी जवाबदेही भी तय की गई, और सख्त हिदायत है कि आगे से इस प्रकार की कोई व्यवस्था कोई करेगा तो मैं कार्रवाई करूंगा, स्वयं कार्रवाई करूंगा ऐसे लोगों के खिलाफ। और कहीं यह ना हो कि सार्वजनिक स्थल पर ही ऐसे लोगों को अपमानित होना पड़े, वो चीजें आगे से कतई ना हो, इस प्रकार की हिदायत स्पष्ट दे दी गई। लेकिन यह सही है कि जो पिछली सरकार ने योजना शुरू की थी, एक कार्यक्रम में अखिलेश यादव बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि हमने 18 लाख लैपटॉप बांटे, और ऐसी योजनाओं को उन्होंने एम्बुलेंस की व्यवस्था की, उन सब चीजों को आपकी सरकार ने बंद कर दिया। देखिए, हमारी सरकार किसी भी अच्छी योजना जो उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों, उत्तर प्रदेश के नौजवानों, उत्तर प्रदेश के किसानों के हित में होगी, उसको किसी को हम बंद नहीं करने जा रहे हैं। हमारे लिए, हम लोग राजनीतिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में इसलिए नहीं आए हैं कि किसी के प्रति राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से कार्य करें। इतनी फुर्सत ही कहां है कि व्यक्ति प्रतिशोध किसी से निकाल सके। यहां पे तो सांस लेने की फुर्सत नहीं, लेकिन जो प्रदेश के हित में होगा हम उसको लागू करेंगे। लेकिन जो केवल उनके स्वयं के हित के लिए थी, उनको तो हमें रोक लगानी ही चाहिए, और रोकेंगे भी हम। खासतौर से बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी, आप अनुमान करेंगे 3500 करोड़ रुपए केवल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पेंशन देने के नाम पर। 3500 करोड़, ये नहीं चलेगा, ये सब बंद होगा। और कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा मांग करेंगे तो जांच शुरू हो जाएगी, तो कहीं जांच शुरू होते होते उसकी वसूली ना प्रारंभ हो जाए। इसलिए गनीमत रहे, वो वहीं तक सीमित रहे तो अच्छा होगा। इसी प्रकार से तमाम अन्य योजनाओं में, और ये कौन एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं, एनएचएम के अंतर्गत भारत सरकार स्वयं देना चाहती है पैसा। 150 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, जिसमें मॉनिटर हैं, वेंटिलेटर्स हैं, ऐसी 150 एम्बुलेंस भारत सरकार 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने हर जिले के लिए 2-2 कार्डियक एम्बुलेंस उपलब्ध करवाने के लिए वो किया। प्रदेश सरकार ने नहीं लिया। ऐसा ना हो कि ये एम्बुलेंस जनता के हित में आए और फिर मोदी जी को श्रेय न मिल जाए, भारतीय जनता पार्टी को श्रेय न मिल जाए। इसलिए हम लोग आए, 1 महीने के अंदर हमने सभी एम्बुलेंस मंगाई, हर जिले में 2-2 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस हम लोग दे दी। और उसकी महत्ता को देखते हुए हम लोगों ने फिर अनुरोध किया कि हमें 100 और एम्बुलेंस उपलब्ध करवा दें। आज हम लोग 100 नई और एम्बुलेंस मंगा रहे हैं। बड़े जिलों में हम 1-1, 2-2 और उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन प्रदेश की जनता का हित जिससे भी होगा, उस प्रकार की योजनाओं को प्रदेश में हम बड़ी मजबूती के साथ, बिना लॉन्ग लपेट के हम लोग लागू करेंगे।
योगी जी, बहुत सारी अपेक्षाएं हैं लोगों की आपसे, बहुत सारे जनता के सवाल होंगे। एक और ब्रेक के लौटेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में योगी आदित्यनाथ पर जनता के मुकदमे का अगला। आपने तो जनता से कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो गुंडों को चेतावनी है, या तो काम छोड़ दे गुंडागर्दी का या बाहर चले जाए, लेकिन हालत तो खराब है। जिन लोगों के अनैतिक और अवैध कृत्यों पर सरकार ने लगाम लगाया है, वे लोग अगर अपराध करेंगे ठोक दिए जाएंगे और वही कार्य हम करेंगे। वेलकम बैक। हम लखनऊ में हैं और हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपकी अदालत में अगला हिस्सा। आपकी अदालत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर इल्जाम है कि इनके शासन में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। अब ये तो मायावती जी भी कह रही हैं, अखिलेश जी भी कह रहे हैं और राहुल जी भी कह रहे हैं, और आपने तो जनता से कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो गुंडों को चेतावनी है, या तो काम छोड़ दे गुंडागर्दी का या बाहर चले जाए, लेकिन हालत तो खराब है। हमने कहा है और हम करेंगे भी। आप देखेंगे बहुत शीघ्र आपको प्रदेश के अंदर लगेगा, यद्यपि इस बात का एहसास सबको है, कुछ क्षेत्रों में घटनाएं घटित हुई हैं, दुखद हैं, लेकिन हम चिन्हित कर चुके हैं कौन लोग इन घटनाओं को कर रहे हैं। क्योंकि जो लोग बेरोजगार हो गए हैं, जिन लोगों के अनैतिक और अवैध कृत्यों पर सरकार ने लगाम लगाया है, यहां पर इलीगल स्लॉटरिंग होती थी। हम लोग जब पहले दिन चार्ज लेने के बाद हमारा मंत्रिपरिषद बैठा था, हम लोगों ने प्रशासन से जाना चाहा कि भाई ये एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश जारी किए हैं, क्या है सब, क्यों इसमें कार्रवाई नहीं हो रही? कहा साहब कभी नहीं हो सकता है। हमने कहा जो कभी नहीं हुआ वही तो करने के लिए हम लोग आए हैं, और इसीलिए इलीगल स्लॉटरिंग 24 घंटे के अंदर बंद होनी ही चाहिए, ये हम चाहते हैं। तो जो इलीगल स्लॉटरिंग कर रहे थे तो बेरोजगार होंगे ना, लेकिन बेरोजगार के लिए उनको मजदूरी करनी पड़ेगी, मनरेगा उनके लिए है। वे लोग अगर अपराध करेंगे ठोक दिए जाएंगे और वही कार्य हम करेंगे। देखिए, 2 महीने के सरकारी आंकड़े हैं मेरे पास में। 2 महीने में उत्तर प्रदेश में 56 डकैती, 833 लूट, 795 हत्या और 771 बलात्कार के केस पुलिस ने रजिस्टर किए हैं। लेकिन उससे पहले के भी आप आंकड़े देते तो और अच्छा होता, उसकी तुलना में ये कम है। एक दूसरा, ये कम इसलिए दिखाई, कम है भी इसलिए क्योंकि एक तो कुछ तो सुधार हुआ है, क्योंकि हमने मंचलों और सौदों पर एंटी रोमियो स्क्वाड भी हम गठित करके कार्रवाई प्रारंभ की है। दूसरा, अभी एक हम लोगों ने सामान्य चेतावनी दी है। ये अपराध जो आंकड़े आपके सामने इसलिए हैं क्योंकि हमने प्रशासन को इस बात की सख्त हिदायत दी है कि कोई भी पीड़ित आता उसकी एफआईआर लॉन्च करिए। 100% एफआईआर लॉन्च किए जाने के बावजूद आंकड़े पिछले बार की तुलना में कम हैं, जब अपराध की एफआईआर लॉन्च दर्ज नहीं होती थी। लेकिन ये आंकड़े ज्यादा हैं, फिर भी हम लोग इसको एक चुनौती के रूप में ले रहे हैं और हम लोग इस आंकड़ों को पूरी तरह समाप्त करवा करके उत्तर प्रदेश में कानून का राज लाएंगे। क्योंकि हमें विकास करना है, उत्तर प्रदेश में सुशासन लाना है, तो कानून का राज उसकी प्राथमिक गारंटी है और कानून का राज प्रदेश के अंदर होगा। आप देखना, बड़ी बड़ी मछलियां हमारे जाल में फंसती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत शीघ्र बड़ा परिणाम हम लेकर के आने वाले हैं। योगी जी, मथुरा में जो डकैती की घटना हुई, जिसमें 2 व्यापारियों की हत्या हुई, 7 करोड़ लूट कर ले गए, ये बड़ी घटना थी। बुलंदशहर में जिस तरह से सड़क पर गैंगरेप की घटना हुई, लूट की घटना हुई, ऐसी ही घटना पिछले प्रशासन में हुई थी, तब बहुत भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाए थे। देखिए, पहले घटनाएं घटित होती थी, अपराधियों को सत्ता का संरक्षण मिलता था। मथुरा में 2 व्यापारियों की दुखद हत्या हुई, लूट की घटना घटित हुई। लूट की घटना के बाद अपराधी भी 5वें दिन पकड़ में आए, और पकड़ में ही नहीं आए, पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए। मैं ये मानता हूं कि उनकी जो है उनके माँ बाप के कुछ पुण्य कर्म रहे हैं कि वो जिंदा हैं, अन्यथा उनको इस धरती पर नहीं रहना चाहिए था उन अपराधियों को। और आगे विश्वास करेंगे, उसमें से एक अपराधी ने सुसाइड इसलिए किया क्योंकि उसको भय हो गया था कि आगे क्या होने वाला है। आगे भी अपराधी इसी प्रकार से आत्महत्या करते हुए दिखाई देंगे, ये निश्चित है, देख लेना। आप कह रहे हैं कि पिछली सरकारों में प्रोटेक्शन होता था सरकारों का, अब सहारनपुर से जो खबर आई, वहां जो जातीय हिंसा हुई, ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के एमपी ने करवाया, उन्होंने एसपी को उसके घर में घुसकर मारा। देखिए, सहारनपुर में 20 अप्रैल को जो घटना घटित हुई थी, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की शोभा यात्रा को लेकर के मुस्लिम पक्ष ने हमला किया था, सांसद को हमने इस बात को मैंने भी कहा, मैंने कहा देखो, अनुमति नहीं है तो अनुमति के बगैर किसी को भी कोई कार्यक्रम नहीं करने दिया जाएगा, प्रशासन नहीं करने देगा। तब तक एसपी के घर में वो पहुंच चुके थे। मैंने फोन से कहा, मैंने कहा आप सीधे वहां से निकलिए, कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जो उसके बाद जिसने भी वहां घटना की, जो भी कैमरे में आ गए थे, एफआईआर लॉन्च हुआ, कार्रवाई हुई। हम लोगों ने कभी यह भेदभाव नहीं किया कि अपराधी का रंग देख करके, उसका टीका देख करके, उसकी टोपी देख करके कार्रवाई नहीं की। अपराधी अपराधी है, जो गलत करेगा कानून के साथ खिलवाड़ करेगा, कानून उसके फिर अपना कार्रवाई प्रारंभ करेगा, और हम लोगों ने हर जगह किया। लेकिन वह एक दुर्घटना थी, एक आक्रोश था। दलित समुदाय के द्वारा निकाले जाने वाली शोभा यात्रा को जिस तरीके से रोका गया था, उनकी गलती थी कि उन्होंने परमिशन नहीं ली। मैंने कहा परमिशन लेकर के निकालिए, प्रशासन इसको प्रोटेक्ट करेगा।
लेकिन बिना परमिशन के किसी को भी नहीं निकालने दिया जाएगा और ये कार्रवाई आगे भी हम लोग रखेंगे। अब ये नहीं होगा कि आप एक पक्ष को तो कहेंगे कि तुम डीजे मत बजाओ और दूसरे पक्ष को खुली छूट देंगे, ये चीजें नहीं हो सकती हैं, तो तुष्टिकरण नहीं होगा। योगी जी, जो अखबारों में छप रहा है, जो टीवी चैनल पर दिखाई दे रहा है, उसमें ऐसा लग रहा है कि अपनों से ज्यादा आफत है। गोरखपुर के विधायक डॉक्टर राधामोहन दास, उनके बारे में हेडलाइन है, फेसबुक पर छलका आईपीएस चालू का दर्द, एक आईपीएस अफसर को रोना पड़ा। आगरा में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का पुलिस पर हमला। भाजपा विधायक का ऑडियो वायरल, सीओ को धमकी। बरेली में बीजेपी के एमएलए की गुंडागर्दी, टैक्स मांगने पर थप्पड़ मारा। मुजफ्फरनगर में बीजेपी विधायक को हत्या करने वालों के हाथ पैर तोड़ दूंगा, ये कहा। मेरठ में बीजेपी के नेता ने पुलिस पर दबंगई दिखाई। रायबरेली में भाजपा विधायक की दरोगा को धमकी, कहा चालान काटा तो तुम्हारा चालान कर देंगे। मवाना में भाजपा विधायक ने एसडीओ को हड़काया। बस्ती में योगी जी के नाम पर धमकी दी। बरेली में भाजपा विधायक ने बैंक मैनेजर को, मैं पढ़ता जाऊंगा, बहुत लंबी फहरिस्त है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी अपराध को संरक्षण नहीं दिया है और न देगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बयान आपने बराबर सुने होंगे, देखे होंगे। आपके तमाम कार्यक्रमों में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं, उन्होंने स्पष्ट इस बारे में कह दिया है और हम लोगों ने भी सभी को स्पष्ट कर दिया है। अपराधी कोई भी होगा, हम सख्त कार्रवाई करेंगे, लेकिन सत्ता है, थोड़ा बहुत भी आप श्वास नहीं लेने देंगे भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायकों को, तो उसको भी मैं किस रूप में देखूंगा। लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि कानून को हाथ में नहीं लेने देंगे और कानून के अनुसार ही प्रदेश चलेगा, किसी व्यक्ति के कहने पर नहीं और न किसी ऐसे व्यक्ति के दबाव में कोई प्रशासन कार्य करे। मुझे लगता है प्रशासन को इस बात की सख्त हिदायत है कि फ्री हैंड काम करें, निष्पक्ष काम करें, बिना किसी भय के आप कार्य करें, हमें रिजल्ट चाहिए। अब इतना कहने के बाद भी अगर वो रिजल्ट नहीं दे सकता अपनी गलतियों के लिए, आप अनुमान कर सकते हैं जो व्यक्ति किसी विधायक का फोन टेप कर रहा है उसकी मानसिकता अनुमान कर सकते हैं, तो हमको मानसिकता क्या है। लेकिन योगी जी, बहुत सारे, दूसरा, हमें विरासत में एक और चीज मिली। आप ताज्जुब करेंगे, प्रदेश में शराब के जितने ठेके हैं ना, जितने विवाद हुए हैं, ये सब भी कारस्तानी अखिलेश सरकार की है। उन्होंने 2018 मार्च 2018 तक के शराब के सभी ठेकों की नीलामी कर दी पहले ही, और सुप्रीम कोर्ट ने जब उस पर रोक लगाई कि हाईवे की सभी शराब की दुकानों को बंद करो, तो उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ उन सबको इस बात का एग्रीमेंट कर दिया कि तुम हाईवे से 500 मीटर बस्ती में खोल दो। अब बस्तियों के अंदर जितनी शराब की दुकानें खोली गई, पूर्व सरकार ने खोली, हम लोगों ने बाद में उस पर रोक लगाने के लिए कहा। जब जगह जगह तोड़फोड़ की बातें आई, मैंने प्रशासन को बुलाया, मैंने कहा ये तोड़फोड़ क्यों हो रही है, कैसे तोड़फोड़ हो रही है। कहा साहब शराब की दुकानें, मैं कहा शराब की दुकानें तो पहले से चली आ रही होंगी। कहा नहीं साहब, इस प्रकार का। हमने कहा भी क्या अखिलेश यादव को इस बात का उनके पास अधिकार था कि वह जब सत्ता में नहीं थे या सत्ता में उनको नहीं रहना है तो वह पहले ही एडवांस में 2 साल का शराब का ठेका दे दे, लेकिन तब भी उन्होंने दिया है। और किस तरीके से प्रदेश के खजाने को इन्होंने लूट का एक जरिया बना दिया, अगर इसके बारे में बताऊंगा तो मुझे लगता है बड़ा समय आपका भी यहाँ पे खराब होगा और ना उससे माहौल भी खराब होगा। लेकिन यह तय है कि जिस शराब सिंडिकेट को सपा बसपा ने पाला था वो पूरी तरह ध्वस्त होगा। प्रदेश में प्रदेश सरकार नई आबकारी नीति लेके आने वाली है। हम लोग तय कर चुके हैं, शराब की दुकान किसी भी बस्ती के बीच में नहीं होगा, किसी भी धर्मस्थल, किसी भी शैक्षणिक संस्था, किसी चिकित्सालय और सार्वजनिक स्थान के 500 मीटर के अंदर हम लोग शराब की दुकानें नहीं खोलने देंगे और इसको हम बड़ी कड़ाई के साथ लागू करने वाले हैं। गोरखपुर की घटना भी अवैध शराब की दुकान को लेकर के ही था, इलीगल तरीके से खोली गई थी, उसको रोकने के लिए कहा गया। सभी को पहले से इस बारे में कह दिया गया और प्रशासन को इस बात का संज्ञान लेना लेकिन योगी, उन लोग का क्या करेंगे जो योगी आदित्यनाथ का नाम लेके, जो आपकी तरह बाल मुंडवा के भगवा पहन के गुंडागर्दी करते हैं आपके नाम पर? मेरे नाम पर कोई गुंडागर्दी नहीं कर सकता। हर एक को मालूम है कि मैं जब सांसद था तब भी मैं फोन नहीं करता था किसी अधिकारी को फालतू की, और सबको मालूम है। और अगर कर रहा है तो प्रशासन को उसको बुला करके सीधे अंदर बंद करवा देना चाहिए। लेकिन ऐसी बहुत सारी खबरें छपी हैं। मैं क्या कर रहा हूं, सबको इसकी बात की हमने पहले इस बात को दे दिया है। मेरे नाम से कोई फोन अगर करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई आप करिए, बेझिझक करिए। नहीं, लेकिन ये भगवा, एक दूसरा, ये कल की मैं आपको बात बताऊं, एक बड़ी शानदार घटना कल घटित हुई। वो थी, कल मेरे पास समाजवादी पार्टी के एक पूर्व विधायक आ गए। उन्होंने मुझसे कहा, उन्होंने कहा साहब जो है आज हमारी एक बैठक थी, उस बैठक से मैं आया हूं, आपको एक बात बता रहा हूं, प्रदेश के अंदर जो अपराध हो रहे हैं, जो ये नकाब लगा करके गोलियां चलाई जा रही हैं, जो जगह जगह छुरेबाजी होने की घटना हो रही है, दुष्कर्म की घटना घटित हो रही है, इसमें कुछ हम लोगों से जुड़े हुए लोग हैं और गमछा डाल करके कर रहे हैं। इस गमछे को आप किसी प्रकार से रोक लगाते। मैंने कहा घबराइए मत, हम उन्हीं को गिरफ्त में लेने की तैयारी कर रहे हैं और वे सारे चेहरे एक्सपोज होने वाले हैं बहुत जल्दी। ये वास्तविकता है, इस सच्चाई को आप देख लीजिए। और मैं कह सकता हूं कि जो लोग हर तरीके से फेल हो चुके हैं, फ्लॉप हो चुके हैं, जिनके लिए कोई स्पेस नहीं बचा है, अब वे प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुनौती देने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन हम लोग भी इस चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं और मैंने भी इस बात को कह दिया है कि हमने बातचीत से सबको समझा दिया है। अब जो बात से नहीं मानेगा
वो दूसरे तरीके से जरूर मान जाएगा और दूसरा तरीका हम लोग अपना रहे हैं। आप तो पहले भी कहते रहे कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हाँ, कह दिया ना, उसको अपनाने का समय आ गया है। लेकिन एक जो रोमियो हैं उनको आपने भूत बनाने का काम किया है, उसको लेकर के बहुत सारी शिकायतें हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि लड़के लड़कियां अगर सड़क पर घूम रहे होते हैं, कोई चाचा भतीजी भी होते हैं या दोस्त होते हैं, उनको भी परेशान करते हैं। झांसी की घटना है 22 मार्च की, लड़के लड़कियों से उठक बैठक लगाई पुलिस ने। कानपुर में 28 मार्च को दवा लेने निकले चाचा और भतीजी, उनको पकड़ लिया। लूकरगंज में 18 अप्रैल को पुलिस ने युवक को गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ा, 3 घंटे बिठाया, पैसे लिए फिर छोड़ दिया। ताजमहल के पास